अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे हैं जावा बेसिक्स और आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है कवर करेंगे जावा बेसिक्स का। लास्ट टाइम हमने अरेज देखी थी जावा के अंदर किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग एंड प्रमोशंस। जावा के अंदर एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास जो है टाइप कन्वर्जन जो है वो दो तरह से होती है। एक को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है या ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग, जो आप मैनुअली जो है हम करते हैं। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो है क्या होती है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन के अंदर जो यहाँ हमारे पास डिटेल है, when one type of the data is assigned to another type of the variable, an automatic type conversion will take place if the following two conditions are met। जी, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कब होगी? जब वो कहता है कि फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, कि उस केस के अंदर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगी जब आप एक डाटा टाइप के वेरिएबल को दूसरी डाटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? व्हेन टू टाइप्स आर कंपैटिबल, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन तब होगी जब दोनों डाटा टाइप्स कंपैटिबल हों। लाइक न्यूमेरिक टाइप्स int, float, double, byte types are compatible with each other, but these are not compatible with boolean or character type और char type। जी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट हम जानते हैं कि ये सारी न्यूमेरिक टाइप्स हैं, तो ये आपस में जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं, और लेकिन इनमें से न्यूमेरिक टाइप को आप बूलियन या करैक्टर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड जो रूल है, डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कब होगी? जब डेस्टिनेशन टाइप, मतलब जिसको आप असाइन कर रहे होते हैं, या इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपने डाटा टाइप यूज़ की होती है, वो कहता है कि वो जो है वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसका साइज इन बिट्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए राइट हैंड साइड वाली डाटा टाइप से। फॉर एग्जांपल बाइट इनटू द इंटीजर कन्वर्जन, कि आप बाइट जो है वो एक छोटी टाइप है, उसको बड़ी टाइप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर छोटी टाइप है, फ्लोट जो है वो बड़ी टाइप है। दीज आर कॉल्ड वाइडनिंग कन्वर्जन्स। इनको जो है वाइडनिंग कन्वर्जन्स भी बोला जाता है, कि आप छोटी टाइप को वाइड वाइड कर रहे होते हैं या बड़ा कर रहे होते हैं, तो इनको वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोला जाता है। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जब आप एक डाटा टाइप के वेरिएबल को दूसरे डाटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन उस केस में होती है जब हमारी दो कंडीशन जो हैं वो पूरी हो। पहली कंडीशन ये कि दोनों टाइप्स जो हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि जिस टाइप को हम असाइन करने जा रहे हैं उसका साइज जो है, जो हम असाइन करने जा रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए। फिर हमारे पास आती है, ये तो थी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। अगली जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, casting is used, for example assigning a larger value to smaller destination. This is called narrowing conversion, और इसको बोला जाता है नैरो कन्वर्जन या नैरोइंग कन्वर्जन, कि आप जो है बड़ी टाइप को छोटा कर रहे होते हैं, नैरो कर रहे होते हैं। इज यूज एग्जाम्पल ऑफ असाइनिंग लार्जर वैल्यू टू द स्मॉलर।
और उस केस में होती है कि जब आप जो है किसी बड़ी वैल्यू को या बड़े डाटा टाइप को छोटी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड फॉर इनकम्पैटिबल टाइप कन्वर्जन कास्टिंग इज यूज, या इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आप जो है कि डाटा टाइप जो है वो इनकम्पैटिबल होती हैं। तो ये बेसिकली फोर्सफुल टाइप कन्वर्जन है जिसके अंदर आप खुद से मैनुअली जो है कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और ख़ुद प्रोग्रामर जो है उसके जहन में होता है कि अगर मैं इस तरह से करूँगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। साइंटिक्स जो इसका है आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट मेरे पास एक जो है वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करके असाइन कर दी है। तो दरमियान में जो है आप ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टारगेट टाइप। तो मैं वैल्यू जो है वो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी टारगेट टाइप के अंदर और फिर असाइन हो जाएगी इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को। एग्जांपल इसकी, इफ़ यू कन्वर्ट फ्लोट वैल्यू इनटू इंट वैल्यू, truncation is performed and fractional part is lost. For example, 35.043 is converted to, in the result will be 35. जब आप इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है 35.043, जब आप इसको इंटीजर टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 35, और हमारा जो डेसिमल पॉइंट के आगे जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामर जब भी कि इसको इस किस्म की कन्वर्जन परफॉर्म करेगा तो उसके जहन में होना चाहिए कि इससे जो है मेरा ये डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। Second example, if you convert into byte value, the result will be reduced modulo means int value is divided by byte types range which is 256। जी, सेकंड एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि if you convert int into byte, कि अगर आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल या इंटीजर टाइप की वैल्यू को बाइट टाइप की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखें इंटीजर जो बड़ी टाइप है और बाइट जो छोटी टाइप है, तो बड़ी टाइप को जब आप छोटी टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो कहता है कि रिजल्ट विल बी रिड्यूस मॉड्यूलो, रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हमें उसका जो मॉड ऑपरेटर होता है या मॉड्यूलो का जो फंक्शन होता है उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कहता है इंट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द बाइट्स टाइप रेंज विच इज़ 256। हम जानते हैं कि बाइट जो है वो हमारे पास 8 बिट डाटा टाइप है और उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, जो रेंज उसके अंदर आ सकती है वो 256 है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो कहता है इफ़ यू असाइन 257 इंटीजर वैल्यू टू द बाइट, अगर हमारे पास इंटीजर जो वैल्यू है वो है 257, अब जानते हैं कि बाइट के अंदर तो 256 आ सकता है और हमारे पास वैल्यू क्या है वो है 257। जब हम 257 को असाइन करेंगे किसी बाइट वाले वेरिएबल को तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 257 डिवाइडेड बाय 256। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। बेसिकली 1 क्या है हमारे पास जो डिवीजन में रिमाइंडर बचता है, या हमारे पास जो मोड का ऑपरेटर या परसेंटेज का साइन जो है जो काम करता है, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो रिजल्ट आएगा। तो जब भी हम जो है इंटीजर टाइप को बाइट टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है जो वैल्यू आएगी वो मॉड्यूलो आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशंस। अब वो कहता है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स या मल्टीपल डाटा टाइप के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है वो टाइप को प्रमोट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है बाइट ए जिसको हमने 40 असाइन किया हुआ है, एक और वेरिएबल है बाइट बी जिसको हमने 50 असाइन किया हुआ है। सिमिलरली एक तीसरा वेरिएबल है बाइट सी, इसको हमने 100 असाइन किया हुआ है। अब बाइट ए बी और सी तीनों जो है वो बाइट टाइप के वेरिएबल हैं। जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से
और डिवाइड करेंगे सी से, तो हमारे पास आंसर जो है वो बाइट की जो रेंज है 256 उससे बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए हमने इसको असाइन किया इंटीजर टाइप के वेरिएबल को। द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट टर्म a multiplied b easily exceeds the range of either of its byte operands। यही बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि जब भी आप दो बाइट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो आपकी बाइट की वैल्यू से भी ज़्यादा आए। टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम Java automatically promotes each byte or the short operand to integer when evaluating expression। जी जावा जो है जब इस किस्म की एक्सप्रेशन जो है वो देखता है तो जावा क्या करता है, वो बाइट टाइप्स के या शॉर्ट टाइप के वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देता है, प्रमोट कर देता है बड़ी टाइप के अंदर, दैट इज इंटीजर या इंट। दिस मीन्स दैट द सब एक्सप्रेशन ए बी इज परफॉर्म्ड यूजिंग इंटीजर नॉट बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब जावा ये एक्सप्रेशन हमारी एवेलुएट करेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास ये जो पार्ट है a मल्टीप्लाइड बाय या a स्टेरिक b, इसको सबसे पहले वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। थस द 2000 the result of the intermediate expression 50 is legal even though a and b are both specified type byte। जी हम 40 और 50 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2000 जो है वो रिजल्ट आता है, जो हम जानते हैं कि बाइट की रेंज मैक्सिमम रेंज 256 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटीजर के अंदर जो है 2000 जो है वो आ सकता है। तो जावा जो है वो ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन जो है वो परफॉर्म करता है जब जो है किसी भी किस्म की एक्सप्रेशन को एवेलुएट किया जा रहा होता है। टाइप प्रमोशंस के भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, ऑल द बाइट एंड शॉर्ट वैल्यूज आर प्रमोटेड टू इंट। अगर हमारे पास बाइट या शॉर्ट वैल्यूज हैं एक्सप्रेशन के अंदर तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंटीजर टाइप के अंदर। देन इफ द वन ऑपरेंड इज लॉन्ग एंड द होल एक्सप्रेशन इज प्रमोटेड टू लॉन्ग, अगर ऐसा हो कि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर जो है कोई एक डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग है और बाकी शॉर्ट और बाइट है, तो फिर इंटीजर के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी बल्कि लॉन्ग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इफ वन ऑपरेंड इज फ्लोट द एंटायर एक्सप्रेशन इज प्रमोटेड टू द फ्लोट। अगर कोई एक ऑपरेंड जो है हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर वो फ्लोट है, फ्लोट टाइप है, फ्लोट भी बड़ी टाइप है, तो सारी की सारी एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लोट के अंदर। इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज डबल द रिजल्ट इज डबल। सिमिलरली अगर कोई एक भी ऑपरेंड जो है वो डबल टाइप डाटा टाइप का है तो होल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको डबल टाइप के अंदर जो है ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास टाइप कन्वर्जन जावा के अंदर जो है वो हमने देखी, एक है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, और जब भी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जब भी आप किसी छोटी वैल्यू को या छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप को असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होती है, लेकिन उसके लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त ये कि दोनों टाइप्स का कंपैटिबल होना ज़रूरी है, और दूसरी ये कि जिस डाटा टाइप को आप असाइन करने जा रहे होते हैं उसका साइज़ जो है असाइन होने वाली डाटा टाइप से बड़ा होना चाहिए। टाइप कास्टिंग जो है वो हमारी परफॉर्म की जाती है जब हम खुद से किसी बड़ी टाइप को या खुद से किसी इनकम्पैटिबल टाइप को कन्वर्ट करते हैं उसकी छोटी टाइप के अंदर। इफ़ जिस तरह हमने अभी कहा कि फ्लोट डाटा टाइप को जब आप कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर तो ये कहलाएगी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिक प्रमोशन कब होती है, जब जावा के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशंस आती हैं और हम जावा क्या करता है, एक्सप्रेशन के जो ऑपरेंड्स हैं उनमें जो ऑपरेंड जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देगा उस ऑपरेंड के डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जी हमारे पास एक प्रोग्राम जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर सिंपल जो है कुछ वेरिएबल्स जो लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक डाटा टाइप है इंटीजर और मैंने उसको असाइन किया हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 43। इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया फ्लोट टाइप का एफ और उसको असाइन कर दी मैंने आई की वैल्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके इंट जो है वो न्यूमेरिक टाइप है, फ्लोट भी न्यूमेरिक टाइप है। इट मीन्स के इंट और फ्लोट जो है वो दोनों कंपैटिबल है। और दूसरी हमारी जो शर्त है
कि जब हमने आई को असाइन किया एफ को या इंटीजर को असाइन किया फ्लोट वेरिएबल को, तो फ्लोट का जो साइज़ है पड़ा वो इंट से ज़्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आई इज इक्वल टू एफ और मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को अनकमेंट करता हूँ तो अब आप देखें कि फ़ौरन से IDE ने जो है मुझे इसको अंडरलाइन कर दिया रेड लाइन के साथ, और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है? रिक्वायर्ड टाइप इंट प्रोवाइडेड फ्लोट। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन आप जो है उसको फ्लोट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा है? आगे मैंने कमेंट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है डेस्टिनेशन शुड बी लार्जर। आई जो है वो इंटीजर टाइप का है और इंटीजर डाटा टाइप जो है वो स्मॉल है फ्लोट डाटा टाइप से, इसलिए जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो टाइप कन्वर्जन जो है वो नहीं हो सकती। या तो आप इसको, वो कह रहा है कि आप कॉस्ट कर लें या फिर इसको करेक्ट करें। तो ये है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है देखें, ये अगली एग्जांपल है हमारे पास टाइप कास्टिंग की। यहाँ देखें कि हमारे पास एक वैल्यू है 3.14। ये वैल्यू जो है वो फ्लोट डाटा टाइप की है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। तो इसका जो सिंटैक्स है, मैंने जो भी वैल्यू मैं असाइन करने जा रहा हूँ उससे पहले मैंने लिख दिया इंट ब्रैकेट के अंदर, डाटा टाइप मेंशन कर दी मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। अब होगा ये कि 3.14 ये कन्वर्ट होगा इंट के अंदर और उसका रिजल्ट जो है वो असाइन हो जाएगा लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को, जो कि इंटीजर डाटा टाइप का। तो फ्लोट टाइप जो वो बड़ी डाटा टाइप थी उसको कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर। तो अब इसके अंदर जो रिजल्ट मेरा आएगा वो आएगा ओनली 3.14 जो है वो हमारा यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक डाटा टाइप है फ्लोट 32.3244 और मैंने इसको साइन किया हुआ है FA वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से मैंने FA को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर टाइप के अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूँगा और राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिखा और उसके आगे जो है जो भी वैल्यू मैंने कन्वर्ट करनी है वो लिख दी। तो ऊपर जो है यहाँ पर मैंने लिटरल यूज़ किया था और यहाँ जो है मैंने वेरिएबल यूज़ किया। तो ये वेरिएबल जो है इस वेरिएबल की डाटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर और वो असाइन हो जाएगी वैल्यू IB वाले वेरिएबल को। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का IC, जिसके अंदर वैल्यू है 257। अब 257 जो है हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। अब इसको जब मैं टाइप कास्ट करूँगा छोटी डाटा टाइप बाइट के अंदर, तो अभी हमने कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो आएगा इन दोनों का मोड या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो हमारे पास इसका 1 आता है। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको प्रिंट करके चेक करने के लिए कि इसका आंसर जो है क्या आता है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम बिल्ड एंड रन हो रहा है। जी अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आउटपुट के अंदर जो है वो 1 आ रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 257 जो डिवाइड हो जाएगा 256 से और बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा इस किस्म की टाइप कन्वर्जन के अंदर जो वो आएगा। तो प्रोग्रामर को मालूम होना चाहिए कि अगर वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है तो इसकी जिम्मेदारी है कि उसके रिजल्ट से प्रोग्रामर जो है वो अवेयर होना चाहिए, उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका जो है वो क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा करना जो है हमें बाज़ दफ़ा ज़रूरी हो जाता है। हमें सिर्फ जो है वो अगर फ्लोट पॉइंट को सिर्फ जो है वो होल नंबर वाला या इंटीजरल पार्ट चाहिए होता है तो हम जो है इस किस्म की टाइप कन्वर्जन जो है वो खुद से कर सकते हैं। टाइप प्रमोशन की एग्जांपल आपके सामने। हमारे पास जो है वेरिएबल है बाइट A, बाइट BB एंड बाइट CC, 3 वेरिएबल्स हैं और उनको हमने वैल्यूज असाइन किया। तो उसके बाद जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमने असाइन किया हुआ है इंटीजर टाइप के अंदर। अगर मैं इसको इंट की जगह के ऊपर यहाँ भी बाइट कर देता हूँ, देखें हमारे पास जो है IDE ने फ़ौरन से एरर दे दिया और वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा टाइप है वो है बाइट
लेकिन प्रोवाइडेड जो हमने कर दिया वो इंटीजर, बेसिकली प्रोवाइडेड जो हमारी वो राइट हैंड साइड को देख रहा हो, कहते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा और आप जो है वो दे रहे हैं बाइट। तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक प्रमोशन है कि कंपाइलर जो आपको एरर दे रहा है, तो यहाँ पर आप जो अगर इंट कर देते हैं तो अब जो है ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन की जो शर्त है या जो उसका रूल है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वैलिड है। तो हम जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो हम खुद करते नहीं है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है। दूसरा जो हमारे पास है वो टाइप कास्टिंग है, जहाँ हम प्रोग्रामर जो खुद से डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है। और थर्ड जो वो हमारे पास टाइप प्रमोशन है, जो एक्सप्रेशंस के अंदर जो है आपका जावा जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। जी, टाइप कास्टिंग कन्वर्जन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर जो हमारे पास जावा के अंदर हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह C++ के अंदर जो ऑपरेटर्स है वही ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर है कि जब आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर जो है मौजूद है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक, डिवीजन के लिए स्लैश और रिमाइंडर या मोड के लिए हमारे पास जो है वो परसेंटेज का सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स या अलजेब्रा के अंदर इसको इस तरह से लिखा जाता है और जावा के अंदर जो आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो प्लस सेम है, माइनस भी सेम है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आप देख सकते हैं कि हम b इंटू एम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जावा के अंदर जो है हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ करते हैं। सिमिलरली डिवीजन के लिए स्लैश और मॉड के लिए हम जो है परसेंटेज का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं एज अ ऑपरेटर। जी, कुछ हमारे पास स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जावा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a की जो भी वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा, एक का इजाफा कर देगा। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है a की जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक जो है वो माइनस कर देगा। तो जावा के अंदर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से लिखा जाता है, आप वेरिएबल का नाम देंगे और उसके आगे प्लस प्लस, इसी तरह से वेरिएबल का नाम देंगे और उसके आगे माइनस माइनस के दो सिंबल देंगे। फिर हमारे पास आता है एडिशन असाइनमेंट। जब आपने दो वैल्यूज को या वेरिएबल्स को जो है वो ऐड करना है और आपने उसको असाइन भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास जो है कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप चाहते हैं कि a प्लस बी की जो भी एडिशन आए, जो भी उनको जमा करके रिजल्ट है वो a को असाइन हो जाए, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू बी। इसी तरह से आप चाहते हैं a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो आप जो है उसको लिखेंगे जावा के अंदर a माइनस इज इक्वल टू बी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप ये वाला ऑपरेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस इक्वल। इसको जो है कंपाउंड असाइनमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं और मॉड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यूज़ या एक्सप्रेशंस या डाटा का कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि उनमें से कौन सा जो है वो इक्वल है, इक्वल नहीं है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है या बराबर नहीं है। तो इसके लिए जो है हम इक्वलिटी ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है दो ऑपरेटर, तो इक्वलिटी चेक करने के लिए कि इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल के लिए जो है जावा के अंदर हम जानते हैं कि ऑपरेटर यूज़ होता है डबल इक्वल का सिंबल। ये C++ के अंदर भी यूज़ होता था। सिंगल जो हमारे पास इक्वल होता है वो यूज़ होता है हमारे पास असाइनमेंट के लिए। और जब हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कि क्या दोनों बराबर हैं, तो हम जो है वो डबल इक्वल का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास नॉट इक्वल के लिए जो ऑपरेटर अवेलेबल है जावा के अंदर वो है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क
एंड इक्वल टू। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे फॉर एग्जांपल x नॉट इक्वल टू y, तो ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, x इज़ नॉट इक्वल टू y। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो ये हमारे जो है वो कंपैरिजन के लिए जो है ऑपरेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हमारे यूज़ किए जाते हैं जब आपने दो कंडीशंस को जो है कंबाइन करना होता है या मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना होता है, तो वहाँ आप जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है लॉजिकल एंड का ऑपरेटर जो है वो हमारे पास यूज़ किया जाता है एम्परसेंड के सिंबल से। लॉजिकल एंड इफ लेफ्ट हैंड साइड इज फॉल्स विदाउट चेकिंग राइट हैंड साइड इट रिजल्ट्स फॉल्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि जब भी आप दो कंडीशंस के अंदर एंड लगाएंगे या एंड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो कहता है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अगर फॉल्स हो जाती है तो दूसरी साइड को जो है ये चेक नहीं करता और हमारे रिजल्ट को फॉल्स कर देता है। एंड ऑपरेशन के अंदर आप जानते हैं कि एंड के अंदर अगर हमारे पास फर्स्ट या कोई भी वैल्यू, एक भी वैल्यू जो है अगर हमारे पास फॉल्स आ जाती है और बाकी जो एक्सप्रेशन के अंदर भले फॉल्स हो या उसके अंदर ट्रू हो, तो हमारी होल जो एक्सप्रेशन होगी वो फॉल्स कंसीडर होगी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर और, जिसको जो है लॉजिकल और भी बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे वर्टिकल बार से। लॉजिकल ऑपरेटर जो और है हमारे पास वो कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज अ ट्रू विदाउट वेरीफाइंग द राइट हैंड साइड इट्स रिटर्न्स ट्रू। अगर एक्सप्रेशन के अंदर पहली कंडीशन जब हमारी ट्रू आ जाती तो बाकी कंडीशंस को ये चेक नहीं करता। इसी तरह से यूनरी ऑपरेटर नॉट जो वो निगेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशन का जो भी रिजल्ट है, जिस तरह अभी हमने देखा प्लस इक्वल टू, तो आप एंड इक्वल टू भी कर सकते हैं और इक्वल टू भी कर सकते हैं और नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू के लिए हमने अभी देखा था डबल इक्वल का सिंबल यूज़ होता है। एक्सक्लूसिव और के लिए हम जो है वो कैरेट का सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक्सॉर के लिए जो है हम कैरेट इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं एक्स और के लिए। और फिर हमारे पास जो है शॉर्ट सर्किट और जो है डबल बार का सिंबल यूज़ किया जाता है वर्टिकल। इसी तरह से हमारे पास जो है डबल एंड का सिंबल यूज़ होता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट एंड के लिए चेक बोथ साइड। अब ये दोनों क्या करते हैं, अगर आप सिंगल एंड यूज़ करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेगा, उससे आगे जो वो चेक नहीं करेगा। इसी तरह से जब आप शॉर्ट सर्किट एंड यूज़ करते हैं तो वो दोनों साइड्स के जो भी कंडीशंस होंगी दोनों को वेरीफाई करेगा और फिर जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा। तो ऑपरेटर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के जो रिजल्ट आते हैं, अगर मेरे पास ए की वैल्यू जो है फॉल्स है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो ए और बी का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। इस तरह से ए एंड बी का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा, ए एक्सॉर बी का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा और नॉट ए जो है वो हमारा ट्रू आएगा कि ए को हमने निगेट कर दिया, ए की वैल्यू फॉल्स थी तो उसको हम ट्रू कर दिया। तो इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ रिजल्ट जो है देख सकते हैं मुख्तलिफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के। एक और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी इसको इसलिए कहा जाता है कि तीन ऑपरेंट्स जो है वो यूज़ करता है और इसका सिंटैक्स जावा के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के आप यूज़ करेंगे रिजल्ट जिसको आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है, राइट हैंड साइड के ऊपर एक्सप्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल, उसके बाद आप जो है इन केस ट्रू वैल्यू देंगे और उसके बाद आप कोलन देंगे और कोलन के बाद जो है फॉल्स वैल्यू। अब होगा ये कि ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है, एक्सप्रेशन चेक करेगा, अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा तो ये वाली इनकेस ट्रू वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी रिजल्ट को। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो कोलन के बाद जो हमने वैल्यू लिखी होगी वो असाइन हो जाएगी आपके रिजल्ट को। तो यहाँ एग्जांपल जो आप देख सकते हैं, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द ट्रू केस इज एग्जीक्यूटेड, व्हेन द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन द फॉल्स केस इज एग्जीक्यूटेड। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम।
जी, टर्नरी ऑपरेटर का प्रोग्राम आपके सामने है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है एज, जो कि इंटीजर टाइप का है और उसको मैंने वैल्यू साइन किया 14। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और मैं चाह ये रहा हूँ कि अगर मेरी एज, मैंने कंडीशन लगाई अगर वो लेस देन 12 है तो मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो जाए चाइल्ड। अगर एज 12 से ज़्यादा है तो वैल्यू असाइन हो जाए 12 से, अगर एज जो है वो ज़्यादा तो असाइन हो जाए अडल्ट। तो जैसे ही एक्सप्रेशन जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो एज जो 14 है, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रिंट कर रही है स्ट्रिंग रिजल्ट की वैल्यू को, वो आ रहा है अडल्ट। इसी तरह से अगर मैंने इसको स्मॉल कर दिया, 12 से अगर मैं कम कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो आएगा चाइल्ड। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स की एक शॉर्ट फॉर्म के तौर के ऊपर काम करता है। पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये रिटर्न हो जाएगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला पोर्शन जो है रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो मेरे पास आ गया चाइल्ड आउटपुट के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जावा के अंदर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्लो से मुराद है कि आप का प्रोग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। तो हर स्टेप के बाद जावा किस तरह से डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होना है। तो बेसिकली ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, और जिनकी पहली टाइप है हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। जावा के अंदर दो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, एक ये एल्स स्ट्रक्चर है और दूसरा स्विच स्टेटमेंट। इफ एल्स जो है आप कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं कि अगर जिस तरह इफ आप कहते हैं कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन डू दिस। अगर आप एल्स करते हैं तो इसका मतलब होता है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस। तो वो एल्स वाला पार्ट होगा, अदरवाइज क्या करना है अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो इफ़ एल्स को जो है कंबाइन भी किया जा सकता है कि आप मल्टीपल कंडीशन जो है वो चेक करना चाहते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन अदर, then other, and then other, and then last condition। हम देखते हैं इफ एल्स के कुछ स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ देखें मेरे पास जो प्रोग्राम है इफ़ का सिंटैक्स आपके सामने। इफ़ के लिए हम जो है सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इफ़ जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा IB और FB। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स के अंदर देना होता है कंडीशन, और कंडीशन जो है वो मोस्टली आपके इक्विटी ऑपरेटर्स जो है उनको यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वेरिएबल्स का, लिटरल्स का या कांस्टेंट्स का, और उसके ऊपर जो है हमने चेक करना होता है कि क्या उनकी इक्विटी जो है वो इक्वल है, अनइक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और उसके बिहाफ के ऊपर जो है हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया गया है इंटीजर टाइप का वेट के नाम से, और इसके अंदर जो है हमने उसको असाइन किया हुआ 12 से। उसके आगे जो है आपने लिखा इफ़ वेट इज इक्वल टू 0, कि अगर वेट 0 है। अब देखिए कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वेट 0 है, इफ़ वेट इज़ इक्वल टू, इक्वल जो है यहाँ पर डबल इक्वल यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, और सिंगल इक्वल जो है वो यूज़ किया जाता है असाइनमेंट के लिए। तो डबल इक्वल हमने यूज़ किया। अगर वेट 0 है तो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट आपकी इस कंडीशन के बाद आएगी जावा ने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर वेट 0 है तो हमने आगे जो है एक प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, और हम कह रहे हैं कि वेट कैन नॉट बी 0। ये मैसेज जो है वो यूज़र के पास जो प्रिंट होना चाहिए कि वेट कैन नॉट बी 0। अगर वेट यहाँ पर क्योंकि 12 है तो ये कंडीशन जब हमें फॉल्स रिजल्ट देगी। जैसे ही हमारे पास जो है वो फॉल्स रिजल्ट आएगा, हमारा प्रोग्राम का फ्लो जो है वो इस स्टेटमेंट के बाद आगे चला जाएगा। ये जो हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दी है इससे भी आगे अगर कोई स्टेटमेंट होगी
जिस तरह से ये स्टेटमेंट है स्ट्रिंग पासवर्ड, तो यहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल चला जाएगा। एल्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ ट्रू वाला केस जो है हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इससे आगे वाली स्टेटमेंट, अदरवाइज जो है इससे मज़ीद जो आगे स्टेटमेंट है उनको जो है आपका इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट जो है जहाँ पर मैं एक असाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को एक वैल्यू, अगर मैं यही स्टेटमेंट उठाकर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या होगा कि ये स्टेटमेंट कंसीडर होगी इफ़ के साथ, और ये स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के बाद कंसीडर होगी। मतलब इसका इफ़ से जो है वो जो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी की है स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू MGS, तो ये इसका इफ़ से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जो है सिंगल स्टेटमेंट देते हैं इफ़ के बाद, तो उसको एज इट लिख देते हैं इसी तरह से जिस तरह ये लिखी हुई है, तो इफ़ जो है कंडीशन के ट्रू होने पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जहां आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट करानी होती हैं ट्रू की या फॉल्स के केस के अंदर, इफ़ के अंदर, तो उनको जो है हम करली ब्रेसेस के अंदर जो है लिखते हैं और उनको नाम दिया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट के। वो स्टेटमेंट्स जो है इकट्ठी जो है एग्जीक्यूट होंगी आपके इफ़ के ट्रू होने पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जहां आपने इफ़ एल्स देखा, इफ़ एल्स की है कि आपका इफ़ एल्स का साइंटिस्ट जो किस तरह से देखें कि हमने एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हमने एक स्ट्रिंग ली पासवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ लगा हुआ है और इफ़ के अंदर जो है हमारे पास कंडीशन है इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू MGS देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वेलकम। कि बेसिकली हमने एक सिमिलैरिटी के लॉगिन सिस्टम की जो है यहाँ पर बनाई हुई है कि जब भी यूज़र कोई पासवर्ड एंटर करे तो उसको जो है वेरीफाई किया जाए। अगर वो पासवर्ड MGS है, इस मीन्स कि वो पासवर्ड करेक्ट है, तो सिस्टम के अंदर यूज़र जो है वो लॉगिन कर सके। इसी तरह से अगर वो पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो यूज़र को जो है सिस्टम से निकाल दिया जाए और सिस्टम जो है वो क्लोज हो जाए। तो उसके लिए एग्जिट सिस्टम का फंक्शन बना हुआ है और लॉगिन का फंक्शन जो है वो उसके ट्रू होने पे बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर पासवर्ड जो है वो MGS होगा तो ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं आपकी करली ब्रेसेस, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, एक तो प्रिंट कर रही है मैसेज और दूसरी जो है फंक्शन कॉल कर रही है लॉगिन का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं बना हुआ तो इसलिए मैंने जस्ट उसको समझाने के लिए जो है यहाँ पर एक जो है वो फंक्शन कॉल जो है वो बनाई हुई है और उसको कमेंट किया हुआ है। अदरवाइज ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा जब तक हम लॉगिन का फंक्शन नहीं बनाएंगे। तो कंडीशन ट्रू होने के ऊपर पहले जब हमने देखा तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे थे, अब जो है दो स्टेटमेंट्स हमने लिखनी थी कि दोनों काम होने चाहिए, मैसेज भी प्रिंट हो और लॉगिन का फंक्शन भी कॉल हो। तो इसलिए हमने इसको लिखा करली ब्रेसेस के अंदर। अब इसके अंदर मैं जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दूंगा करली ब्रेसेस के अंदर वो सारे की सारी इस इफ़ के ट्रू होने के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये पासवर्ड MGS नहीं है और ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने आगे लिखा हुआ है एल्स, ब्रैकेट्स के इफ़ की ब्रैकेट्स के बाद जो हमने लिखा एल्स। अगेन यहाँ पर हम जो मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है उनको लिखा करली ब्रेसेस के अंदर और मैसेज हमने प्रिंट कर दिया पासवर्ड नॉट करेक्ट और सिस्टम से एग्जिट का फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। तो यूँ जो है इफ़ एल्स जो है वो बनाया जाता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करें, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये दूसरे वाला जो है एल्स वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट करें। इफ़ एल्स को कंबाइन किया जा सकता है जिस तरह आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया स्ट्रिंग जेंडर और उसको असाइन किया गया है फीमेल। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का एज और उसको असाइन कर दिया हमने 13। अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन है इफ़ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, अगर जेंडर फीमेल है तो इसके बाद वाले काम करें। अब देखें यहाँ पर जो है जैसे ही जो है आप हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू होती है हम चले जाते हैं इससे अगली स्टेटमेंट अगेन इफ़ है, इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ़। हमने एक इफ़ के अंदर जो है एक और इफ़ जो है वो इंसर्ट कर दिया, नेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस इफ़ के बाद जो है हमारे पास ये इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर जो ये इफ़ जो है वो ट्रू है, एज जो है वो 25 से बड़ी है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वुमेन। अगर एज जो है वो 25 से लेस है तो
मैसेज प्रिंट हो जाएगा गर्ल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमने करली ब्रेसेस जो है वो यूज़ नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इफ़ के केस के अंदर हम इसको जो है ट्रीट करता है जावा, या हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल स्टेटमेंट, कि यहाँ से इफ़ से लेकर यहाँ एल्स की स्टेटमेंट तक जो है ये एक ही स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। तो इस इफ़ के ट्रू होने के ऊपर ये पूरी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। अगर ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जाए, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो इफ़ जो है वो इस एल्स के बाद जहाँ जहाँ पर गर्ल का मैसेज प्रिंट हो रहा है इसके बाद जो है ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इस इफ़ का हमारे पास जो एल्स वाला पार्ट है वो ये वाला एल्स इफ़ है। ये याद रखिएगा हमेशा कि एल्स जो है वो हमेशा आता है उसके जो नियरेस्ट अबाव इफ़ होता है, मतलब इसके ऊपर जो ये वाला इफ़ है तो ये वाला एल्स जो कंसिडर होगा इसका, ना कि इस वाले इफ़ का, फर्स्ट वाले इफ़ का। इसी तरह से अब ये जो सेकंड एल्स आपके सामने आ रहा है तो ये एल्स जो है वो कंसिडर होगा आपके इस वाले इफ़ का, क्योंकि दरमियान में एक एल्स आ गया। अगर ये एल्स ना होता तो फिर ये एल्स होता इस वाले इफ़ का। तो उसके बाद जो है आप एक इफ़ से आए दूसरे एल्स की तरफ गए और इधर आपने चेक किया कि अगर जेंडर, ये देखें अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो हम जो है डायरेक्टली आएंगे इस एल्स वाले पार्ट के ऊपर और चेक करेंगे कि जेंडर मेल है। अगर मेल है तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे मैन, और उसके बाद जो है हमने एक और एल्स दे दिया और इसके अंदर मैसेज प्रिंट कर दिया हमने बॉय। अब ये देखें ये वाला जो एल्स है लास्ट वाला, ये इस इफ का पार्ट जो है वो कंसीडर होगा। अच्छा, अगर हम इस तरह से करते जाते हैं एल्स इफ की स्टेटमेंट देते जाते हैं तो इसको बोला जाता है, अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ स्टेटमेंट्स कि ये इफ ट्रू हो तो इस एल्स पे आ जाए, इधर से इस एल्स पे आ जाए और यूँ आगे चलता जाए, तो इसको बोला जाता है लैडर केस। जिस तरह एक सीढ़ी होती है कि आप एक सीढ़ी से उतरते हैं और दूसरी पे, और दूसरी से उतरते हैं तीसरी पे, और यूँ जो है आप आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसलिए इसको लैडर केस जो है वो बोला जाता है। जी, ये तो था इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से फ़्लो को कंट्रोल करती है। अब यहाँ हम अगली जो जावा के अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट है दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की कुछ हम पहले थ्योरी देख लेते हैं। देखें, द एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ टाइप बाइट, short, int or character. Each of the values specified in the case statement must be of the type compatible with expression. Each case value must be unique, literal. Duplicate case values are not allowed. अब देखें यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स जो है स्विच स्टेटमेंट के जावा के अंदर जो हमें बताए गए हैं। पहला जो रूल है वो कहता है एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट और करेक्टर। अच्छा, पहले इसका आप सिंटैक्स देख लें, ये नीचे हाईलाइट किया गया सिंटैक्स जो है। सिंटैक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले हमने स्विच का कीवर्ड देना है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो एक्सप्रेशन देंगे जिसको हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं। उसके बाद उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो है हम मल्टीपल केसेस देंगे और जो मैच करेंगे आपकी एक्सप्रेशन को केस के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन जो है हम देंगे स्टेटमेंट्स की फॉर्म के अंदर, और फिर हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड है। तो पहली जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है वो डाटा टाइप बाइट की हो सकती है, शॉर्ट की हो सकती है, और इंटीजर की हो सकती है, और करेक्टर की हो सकती है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट जो है वो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं, और करेक्टर जो है हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप है, चार जो है वो करेक्टर डाटा टाइप है। तो इनके अलावा जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई और डाटा टाइप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते स्विच के अंदर। उसके बाद अगली जो बात करता है, द केस स्टेटमेंट मस्ट बी टाइप कंपेटिबल विद द एक्सप्रेशन, कि ये जो केस की स्टेटमेंट्स हैं उनकी टाइप भी एक्सप्रेशन के साथ जो कंपेटिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह के ऊपर शॉर्ट लिखा है तो हमारे पास जो केस की वैल्यू होगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू n, ये वैल्यूज़ भी हमारी शॉर्ट डाटा टाइप की होंगी। अगर मैंने इधर इंटीजर यूज़ किया तो ये वैल्यूज़ भी इंटीजर डाटा टाइप की होनी चाहिए। फिर अगली बात आती है कि ईच केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, लिटरल, दैट इज़ इट मस्ट बी कांस्टेंट और नॉट अ वेरिएबल। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है केस के आगे, ये कोई ना कोई लिटरल वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट लिखा होना चाहिए कोड के अंदर,
यहाँ पर जो कोई वेरिएबल का नेम जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, या वेरिएबल जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से डुप्लीकेट केस वैल्यूज़ भी जो है वो आपकी अलाउ नहीं होती। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके जो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करती है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच चॉइस, उसके बाद जो है आगे लिखा हुआ है केस ओ, केस सी, केस ई। अब यहाँ पर जो है एक मेन्यू को सिमुलेट किया गया है, एक मेन्यू जो है दिखाया गया है बना के समझाने के लिए कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि यूज़र से आप कहते हैं जी आप अपनी चॉइस एंटर करें करेक्टर फॉर्म के अंदर, और यूज़र जो है कोई एक करेक्टर जो है वो एंटर करता है, आप उसको स्टोर कर लेते हैं चॉइस के वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद आप जो है देखते हैं केस ज़ीरो, केस ओ के केस के अंदर के मेन्यू के अंदर आप जिस सिस्टम को ओपन करना चाहते हैं या किसी फ़र्ज़ कर लें किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप मैच करते हैं कि क्या यूज़र ने ओ एंटर किया। अगर ओ एंटर किया तो आप क्या करते हैं, ओपन का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उसके आगे ब्रेक की स्टेटमेंट दे देते हैं। इसी तरह से केस अगर उसने यूज़र ने जो है वो एंटर किया करेक्टर सी, तो आप उस केस के अंदर फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। और इसी तरह से अगर यूज़र एंटर करता है ई, तो उस केस के अंदर जो है आप जो है फाइल या सिस्टम से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक मेन्यू को जो है वो सिमुलेट किया गया यहाँ पर। और लास्ट के ऊपर आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट जो ये एक कीवर्ड है, और ये उस सूरत में कॉल होता है कि जब ये ऊपर वाला कोई भी केस जो है वो आपकी एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता, तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस जो है वो परफॉर्म किया जाता है कि अगर यूज़र ने ना ओ एंटर किया, ना सी एंटर किया, ना ई एंटर किया, कोई और करेक्टर एंटर किया, तो फिर आपके पास जो है मैसेज आएगा नॉट अ वैलिड चॉइस। अब हम इन बातों को ज़रा चेक कर लेते हैं। हम प्रोग्राम पे आते हैं, यहाँ पर देखें जी हमारे पास ये वही मेन्यू वाला प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो है हमने कहा कि आप करेक्टर टाइप, हमने कहा यहाँ पर शॉर्ट टाइप आ सकती है, बाइट टाइप आ सकती है, इंटीजर टाइप आ सकती है, या करेक्टर आ सकती है। तो अगर मैं पहली जो उसकी रूल की स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ फ़र्ज़ कर लें फ्लोट टाइप का वेरिएबल, फिर देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करता है। देखें मैंने इधर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल दे दिया, और अब जो है मैं इधर एंटर कर रहा हूँ ए। देखें इसने इसको फ़ौरन से इसको जो है अंडरलाइन कर दिया रेड के केस के अंदर, और यहाँ लिखा हुआ है इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड फ्लोट रिक्वायर्ड करेक्टर बाइट शॉर्ट इंट। तो यहाँ पर जो वाजे आपके सामने है कि यहाँ पर जो है स्विच स्टेटमेंट जावा के अंदर जो है वो इन टाइप्स के अलावा शॉर्ट करेक्टर बाइट इंट के अलावा जो है वो कोई और टाइप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यूँ आप जो है बाकी रूल्स को भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसको वापस जो है वो चॉइस से रिप्लेस कर दिया करेक्टर टाइप से। अगेन यहाँ पर आपको समझाने के लिए फंक्शंस जो है वो जस्ट कॉल किए गए हैं और उनको कमेंट आउट किया गया है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते। और अब आते हैं इसकी अगली फॉर्म के अंदर। देखें स्विच स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने एक और जो है वो एग्जांपल है, इसके अंदर जो एक वेरिएबल लिया गया है इंट m इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का लिया और उसकी वैल्यू जो है हमने असाइन कर दी 3। अच्छा, इसके बाद हमने देखें पहला जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली इस m की वैल्यू को इंट m वाले वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट जो मुख्तलिफ केसेस जो है वो ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सप्रेशन आ सकती है, तो एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है पूरी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल दे दें और उसके अगेंस्ट जो है, लेकिन केस के आगे आप देख सकते हैं कि ये आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये लिटरल्स हैं। लिटरल्स के अलावा जो है यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली ये बात समझाई जा रही है कि मल्टीपल केसेस को भी ट्रीट किया जा सकता है एक वैल्यू के अगेंस्ट। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि अगर m इंट m की वैल्यू जो है 1 है तो क्या करना है, 2 है तो क्या करना है, 3 है तो क्या करना है, 4 है तो क्या करना है। अब यहाँ पर हर केस के आगे देखें आपको ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं मिल रही। तो इंट m की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगले स्टेप पे चली जाएगी।
अगर 2 होगी तो भी एग्जीक्यूट होकर अगले स्टेप पे 3 के केस में भी आगे चली जाएगी। 4 के केस में जब जाएगी तो यहाँ पर जो है मैसेज प्रिंट होगा आपके पास m इज़ लेस देन 5, कि अगर वैल्यू 1 थी तो भी यही मैसेज आना चाहिए, 2 है तो भी यही मैसेज आना चाहिए, 3 है तो भी यही मैसेज आना चाहिए और 4 है तो भी यही मैसेज आना। इसके बाद आपके पास ब्रेक आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद ये कि जब तक ब्रेक नहीं आता आपके केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। आपके केस अगर ट्रू हैं तो वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उसके ट्रू के केस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, तो स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो अगले केस पे चला जाएगा। तो जब तक ब्रेक नहीं आएगी आगे वाले केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है जैसे ही ब्रेक आई तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट्स का ब्लॉक था ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने केस दे दिया 5 के, अगर 5 है केस तो फिर हमारे पास जो है ये मैसेज जो है प्रिंट हो जाए m इज़ 5। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं देता तो क्या होगा कि ये 4 के बाद 5 वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा m इज़ लेस देन 5 और उसके बाद फिर मैसेज आ जाएगा m इज़ 5। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है बेसिकली किसी केस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सिमिलरली हमने एक और बात देखी थी कि केस जो है वो हमारे पास जो है सेम केस जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो नहीं दे सकते। तो देखें यहाँ पर मैंने 3 जो है वो 2 दफ़ा कर दिया तो हमारे पास दोनों के ऊपर जो है वो एरर आ रहा है, और एरर जो हमें आईडी बता रहा है डुप्लीकेट लेबल, कि हमने लेबल 3 को डुप्लीकेट कर दिया है। तो आप केसेस को भी जो है लिटरल जो है उनको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्विच स्टेटमेंट का ओवरव्यू था। आगे चलते हैं हम जी। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आती हैं सिलेक्शन की या कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जो अगली टाइप है वो है आइटरेशन स्टेटमेंट। सिलेक्शन की तो इफ एल्स थी, और हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट की अगली टाइप है दैट इज़ कॉल्ड आइटरेशन। आइटरेशन के लिए हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट्स या जावा के अंदर बेसिकली अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ फॉर लूप, सेकंड इज़ व्हाइल लूप एंड थर्ड इज़ डू व्हाइल लूप। आइटरेशन को लूप भी कहा जाता है और इनका काम होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आप एक से ज़्यादा टाइम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो एक तो तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, मैंने उसको 10 दफ़ा करना है तो मैं उस स्टेटमेंट को 10 दफ़ा कॉपी करके लिख दूँ तो भी ठीक है। लेकिन उसका बेटर हल जो है कि मैं एक लूप लगा दूँ और लूप के अंदर जो है एक स्टेटमेंट एक दफ़ा लिख दूँ। अब मैं अपने जावा को जो है वो बता देता हूँ कि आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है इतनी दफ़ा चलानी, तो वहाँ पर जो है आप आल्ट्रेशन लगा सकते हैं। आप स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेंगे लेकिन लूप के स्ट्रक्चर के अंदर तो जावा जो है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला लूप है दैट इज़ कॉल्ड फॉर लूप। और फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो होता है फॉर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, फिर कंडीशन, फिर आइटरेशन वेरिएबल और उसके बाद स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो आप दे सकते हैं। फॉर लूप हमेशा वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आपको पहले से मालूम हो कि आपने स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा जो है एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपने 10 दफ़ा चलानी है, 20 दफ़ा चलानी है, ऐसे केसेस के अंदर फॉर लूप यूज़ किया जाता है। या फिर ऐसे केसेस के अंदर फॉर लूप यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपके पास रेंज स्पेसिफाइड हो कि आपने 10 से लेकर 20 तक, जब तक किसी वेरिएबल की वैल्यू 10 से 20 तक है तब तक आपने जो है फॉर लूप जो एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह से इसको रिवर्स भी चलाया जा सकता है कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दें कि आप 50 से 40 तक लूप लगा सकते हैं। तो जहाँ रेंज स्पेसिफाइड हो या पहले से आपको मालूम हो कि आपने कितनी दफ़ा लूप चलाना है तो वहाँ जो है फॉर लूप को प्रेफर किया जाता है और फॉर लूप लगाया जाता है। अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल देखें, आपके सामने है कि एक वेरिएबल इंट हमने लिया हुआ है m, और फॉर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, m को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। उसके बाद हम लिख रहे हैं m लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10, कि हमारा लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। और फिर हम हर आइटरेशन के लिए जो उसके अंदर m के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम m की वैल्यू 1 होगी, आपका लूप एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट जो आपकी m की वैल्यू जो प्रिंट होगी, उसके बाद जो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा m के अंदर वैल्यू जो वो 2 हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो 2 प्रिंट करेगी, फिर इसके अंदर m की वैल्यू जो वो 3 जो कर दी जाएगी। और
जब ये वैल्यू आपकी 11 होगी तो उस केस के अंदर आकर आपकी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू, और वहाँ पर जो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। फॉर लूप को आप इन्फिनाइट लूप बना सकते हैं अगर आप कुछ भी इनिशियलाइजेशन ना करें, कुछ भी जो है आप उसके अंदर जो है कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कंडीशन ना दें। तो इस फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं फॉर की स्टेटमेंट को, तो ये आपका इन्फिनाइट लूप बन जाता है। इसके बाद डिक्लेरेशन को जो है वेरिएबल, जिस तरह हमने ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर m को जो है पहले से डिक्लेयर किया था, आप इसको फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है m को डिक्लेयर भी जो है उस लूप के कंस्ट्रक्ट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने किया हुआ है। फिर हमारे पास अगली जो बात हमें बताई जा रही है नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कि हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल आइटरेशन भी लूप की स्टेटमेंट के अंदर, फॉर लूप के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने m को 0 असाइन किया हुआ है, j को 1 असाइन किया हुआ, तो ये हमने मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर दी। इसी तरह से हमने m के अंदर प्लस प्लस किया हुआ है और j के अंदर माइनस माइनस या डिक्रीमेंट जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ हमने जो है मल्टीपल आल्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर दी। वाइल लूप हमारे पास सेकंड टाइप का लूप है, और इसका जो सिंटैक्स होता है, आप वाइल का कीवर्ड देते हैं, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद आपको जो भी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती हैं वो दी जाती हैं। वाइल लूप वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आप पहले से नहीं जानते कि आपका लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलेगा, 1 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा, या 1 दफ़ा भी नहीं चलेगा, या 100 दफ़ा चलेगा। तो ये आपको नहीं मालूम कि कितनी दफ़ा आपके लूप ने एग्जीक्यूट होना है। आप कंडीशन इस फॉर्म में देते हैं कि जब तक ये वैल्यू ट्रू है तब तक चलता रहे, या इसका उलट भी दिया जा सकता है कि जब तक कोई वैल्यू जो है वो फॉल्स है, कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तब तक लूप चलता रहे। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है आप जो है वो वाइल लूप यूज़ करते हैं, जहाँ आपको पहले से मालूम ना हो कि आपने लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। वो डिपेंड करे किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर कि जब तक वो फॉल्स है तब तक चलता रहे, या जब तक वो ट्रू है तब तक चलता रहे। इसकी एग्जांपल आप देखें, ये वही काम जो हमने फॉर लूप के अंदर किया, वही काम जो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है इन टाइम इज इक्वल टू 1, आपने उसके बाद कंडीशन दी। देखें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो लूप के स्ट्रक्चर वाइल से पहले हम कर रहे हैं। फॉर लूप के अंदर हम उसको फॉर के अंदर ही जो है वो कर सकते थे। तो यहाँ पर जो सिंटैक्स के अंदर एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं, m को 1 से हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट दी वाइल m लेस देन इज इक्वल टू 10, कि m जो है वो अगर लेस है या इक्वल है 10 के। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि जब तक m लेस है या बराबर नहीं हो जाता 10 के, तब तक लूप चलता रहे। तो जब तक m लेस होगा 10 से या उसके इक्वल होगा, तब तक जो है ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके आगे जो है आप जो है मैसेज प्रिंट कर रहे हैं m की वैल्यू को। सेकंड एग्जांपल के अंदर आप देखें, हमने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है और हमने प्लस प्लस m किया हुआ, इंक्रीमेंट हम पहले कर रहे हैं, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि m की वैल्यू जो है वो लेस देन है 5। तो फर्स्ट टाइम जो है वो m की वैल्यू पहले अगर आपकी 1 थी तो उसको 2 कर दिएगा, और फिर उसको कंपैरिजन किया जाएगा 5 के साथ कि वो 2 से कम है या ग्रेटर देन। तो जब तक m की वैल्यू जो है वो 5 से लेस होगी तब तक ये लूप चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है एम्प्टी बॉडी, हमने बजाय स्टेटमेंट देने के वाइल के बाद सिर्फ जो है हमने सेमी कॉलन जो है वो लगा दिया। सेमी कॉलन बेसिकली ट्रीट किया जाता है सी प्लस प्लस, सी और जावा के अंदर एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेशन। तो अब लूप समझेगा कि उसने एग्जीक्यूट किसको करना है, नल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये लूप जो है वो अपनी आइटरेशंस जो है वो पूरी करेगा। तो इसको जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपने कोई काउंटिंग करनी होती है, मतलब m की वैल्यू को आपने काउंट करना है और एक ख़ास लिमिट तक आपने लेके जाना है। या इसके जो है और जो यूज़ किया जाता है मोस्टली जो है वो डिले डालने के लिए, कि आपके प्रोग्राम की अगली स्टेटमेंट जो है वो कुछ आइटरेशंस के बाद चलें, तो उधर भी जो है इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वाइल की, इसमें है वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू ई, मेन्यू प्रेस ई टू एग्जिट। वाइल लूप को ऐसी जगह भी यूज़ किया जा सकता है जब वहाँ पर आप यूज़र को जो कोई मेन्यू जो है प्रोवाइड करते हैं, और यूज़र से कहते हैं कि आप कोई भी करैक्टर एंटर करो। जब तक यूज़र करैक्टर ई एंटर नहीं करेगा तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही यूज़र ई एंटर करेगा आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर भी वाइल लूप, अब देखें अब यूज़र के ऊपर है, तो हो सकता है वो पहली दफ़ा ही ई एंटर कर दे,
हो सकता है कि वो 3-4 दफ़ा और करेक्टर एंटर करे और उसके बाद ही एंटर करे। तो यहाँ पर हम नहीं जानते कि ये लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप वाइल लूप यूज़ करते हैं। लास्ट जो हमारे पास लूप है दैट इज़ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह है, और इसके सिंटैक्स जो है कुछ इस तरह से है कि पहले आप डू का कीवर्ड देते हैं, फिर उसके बाद आप करली ब्रेसेस देते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर जो है आप उसकी बॉडी देते हैं, और उसके बाद जब करली ब्रेसेस एंड होती हैं तो आप फिर वाइल की वाइल की कीवर्ड देते हैं और फिर कंडीशन देते हैं, और उसके एंड के ऊपर आप जो है वो सेमी कॉलन लगाते हैं। तो डू वाइल लूप जो है इसका डिफरेंस वाइल लूप से सिर्फ इतना है कि ये लूप जो है पहले एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है विदाउट चेकिंग कंडीशन। कंडीशन चेक किए बगैर जो है एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगेन यहाँ पर जो एग्जांपल इसकी दी जा रही है कि पहले अगर आप इस किस्म का प्रोग्राम बनाते हैं कि एक मेन्यू जो है वो प्रिंट करे, और उसके बाद चेक करे कि यूज़र ने जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ किया। तो ऐसे केसेस के अंदर आप डू वाइल लूप जो है वो यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपने एक दफ़ा विदाउट कंडीशन चेक किए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये सारे लूप एक दूसरे का अल्टरनेट हैं, इन सारों को अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है। मतलब आप फोर की जगह वाइल और वाइल की जगह फोर और डू वाइल की जगह वाइल, इनको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लॉजिक किस तरह से बनाते हैं। तो सारे एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस क्या होगी कि जब आपको पता हो पहले से कि आपने लूप कितनी दफ़ा चलाना है, वहाँ फॉर लूप यूज़ करेंगे। रेंज आपको दी जाए कि यहाँ से यहाँ तक आपने लूप चलाना है, वहाँ पर फॉर लूप यूज़ करेंगे। जहाँ आपको पहले से नहीं पता कि कितनी दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होना है, वहाँ पर वाइल लूप यूज़ करेंगे। और जहाँ पर जो है आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसके अंदर आप जो है एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं विदाउट चेकिंग, तो वहाँ पर डू वाइल लूप जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जी, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और पहली जो एग्जांपल है सिंपली मैसेज जो है वो प्रिंट कर रही है। आपके पास वही एक एम वेरिएबल है और आपने जो है उसकी इनिशियलाइजेशन की हुई है, और उसके बाद जो है आप उसकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट जो है इस लूप का आता है। जी, ये देखें जी, मेरे पास जो आउटपुट आया 1 से लेकर 10 तक जो है मेरे पास आउटपुट आया। अच्छा, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया। अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो मैं सिंटैक्स यूज़ करूँगा, मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स ब्रैकेट्स में देनी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट थी, इसके साथ मैं एक और जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दे देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। तो अब हर अल्ट्रेशन के ऊपर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो मेरी एग्जीक्यूट होंगी, एम की वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके बाद सिंपली एक टेस्ट का कीवर्ड जो है वो प्रिंट होगा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। जी, ये देखें एम की हर वैल्यू के बाद जो है वो टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जहाँ पर आपने कोई एक सिंगल स्टेटमेंट देनी है तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पर आपने मल्टीपल देनी हो तो वहाँ इफ़ की तरह जो है आप यहाँ पर जो है वो करली ब्रेसेस जो है वो यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास इन्फिनाइट लूप को देख लेते हैं। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस एग्जांपल को, ताकि हम अगले एग्जांपल को जो है वो देख सकें। जी, इन्फिनाइट लूप जो है हमारे पास, हमने कहा कि अगर आप फोर के अंदर सिंपली दो सेमी कॉलन लगा देते हैं तो ये इन्फिनाइट लूप बन जाता है। अब यहाँ देखें, ये मुझे दे रहा है स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, कि यहाँ पर जो आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ पर एक नल स्टेटमेंट दे देता हूँ, सिर्फ सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुसलसल जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो हैंग हो जाएगा, और मुसलसल जो है एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाएगा फॉर लूप, क्योंकि हमने एक इन्फिनाइट लूप बना दिया। अभी देखें ये प्रोग्राम जो है वो हैंग हो चुका है, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ नहीं है, इसलिए प्रोग्राम जो है वो आपका कंटिन्यूस वर्किंग के अंदर है।
तो यहाँ से इसको रोका जा सकता है स्टॉप आइट्रेशन करके। ये प्रोग्राम जो है हमने वो फोर्सफुली फिनिश कर दिया। या इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका मैसेज प्रिंट करके। देखिए मैंने एक मैसेज वो दिया सिर्फ टेस्ट के नाम से। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें ये टेस्ट जो है वो मुसलसल प्रिंट होता रहेगा और ये लूप जो है वो अब इन्फिनाइट हो चुका है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसके अंदर कोई इसको रोकने का तरीकाकार नहीं है। इससे आगे जो डिक्लेरेशन आप कंबाइन कर सकते हैं लूप के स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर हमारे पास मल्टीपल इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट है, हम इसको देख लेते हैं। मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ देखें एम और जे जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, उसके बाद एम और जे की वैल्यूज जो है वो आपकी प्रिंट हो रही हैं। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है। देखिए हमने एम को इनिशियलाइज़ किया 0 से, जे को इनिशियलाइज़ किया हमने 1 से, और हमने कंडीशन लगाई कि जब तक एम जो है वो लेस देन है 10 से। तो हमने उसके बाद प्रिंट क्या किया, हमने एम की वैल्यू प्रिंट की और जे की वैल्यू प्रिंट की। तो जे जो एम जो है फर्स्ट टाइम जो है वो 0 था और जे जो है वो 1 था। उसके बाद हमने एम के अंदर इंक्रीमेंट किया और जे के अंदर हमने डिक्रीमेंट किया। तो एम जो है वो हमारा 1 हो गया और जे 0 हो गया। यूँ जो है हमारे पास एम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और जे जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये 10 टाइम्स जो है वो आपका लूप चलेगा। और एम और जे की बेसिकली यहाँ बताना ये था कि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल आप आइट्रेशन जो है वो कंबाइन कर सकते हैं लूप के स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद हमारे पास वाइल का लूप है और वाइल लूप के अंदर जो काम हमने 4 से किया था यही काम हमने यहाँ पर वाइल से किया हुआ है। हम 1 से लेकर 10 तक जो है वो काउंटिंग जो है वो कर रहे हैं इस लूप के अंदर। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये इन्फिनाइट लूप जो है वो बन चुका है। क्यों इन्फिनाइट लूप बन चुका है कि हम यहाँ पर जो वाइल की स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई कंडीशन नहीं दी। हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम m की वैल्यू को 10 तक ले जाएं, 10 तक हम उसको काउंट नहीं कर रहे। तो m जो वो हर दफ़ा ही 1 पे है, इसलिए जो ये लूप जो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वाइल लूप के अंदर टर्मिनेशन स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से दी जाती है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं और उसके अंदर जो है आप m की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप आइट्रेशन के अंदर करना चाहते हैं वो कर दें। तो अब ये लूप जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा और 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट करेगा 1 to 10। ये देखें इसने 1 to 10 जो है हमारे पास प्रिंट कर दिया। तो ये आइट्रेशन वेरिएबल जो है आपका वाइल के अंदर लूप की बॉडी के अंदर ब्रैकेट्स जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं इनके अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हैं तो इसको लूप की बॉडी बोला जाता है। डू वाइल लूप की हम एग्जांपल देख लेते हैं। जी हमारे पास देखें डू वाइल लूप है और इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर चॉइस। ये देखें अगेन यहाँ पर जो है वो चॉइस जो है वो यूज़र से मांगी जा रही है और जब तक वो यूज़र एंटर नहीं करेगा चॉइस ई तब तक जो है ये लूप जो कंटिन्यूस जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यूँ जो है डू वाइल लूप भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आती हैं दैट इज़ जंप स्टेटमेंट्स, जो हमारे कंट्रोल फ्लो को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास जावा सपोर्ट्स द 3 जंप स्टेटमेंट्स। हमारे पास जावा के अंदर 3 तरह की जंप स्टेटमेंट्स हैं।
पहली है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरी जो है वो हमारे पास यूज़ होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, और थर्ड जो है वो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो जावा के अंदर जंप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, और इस तरह से इसका नाम है जंप स्टेटमेंट। ये बेसिकली कोड के अंदर एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जंप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जंप का प्रोग्राम मैं ओपन कर लेता हूँ जी। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि इनका क्या काम है। जावा सपोर्ट्स 3 जंप स्टेटमेंट्स। ब्रेक, फर्स्ट वन, ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ 3 बेसिक यूजेस। ब्रेक स्टेटमेंट जो यहाँ बताया जा रहा है कि वो जावा के अंदर 3 यूज़ हैं, उसके 3 तरह से यूज़ की जाती है। पहला है इन अ स्विच स्टेटमेंट टू टर्मिनेट केस। अभी हमने स्विच स्टेटमेंट देखी थी और उसके अंदर हमने कहा था कि जब आप केसेस के एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हैं तो आप ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। सेकंड जो है यूज़ टू एग्जिट फ्रॉम लूप्स। जब आपने किसी लूप से बाहर जाना होता है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं कि लूप को आपने ब्रेक करना होता है, लूप को रोकना होता है। थर्ड जो यूज़ है ब्रेक स्टेटमेंट का, यूज़ एज अ सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। जिस तरह हमारे पास C++ के अंदर या सी के अंदर जो है गो टू स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, गो टू लेबल, कि आप कोई लेबल दे देते हैं किसी स्टेटमेंट को और उसके बाद आप गो टू का कीवर्ड देते हैं और उसके आगे उस लेबल का नाम लिखते हैं, तो आपका कोड जंप करके उस लेबल वाली स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये उसकी ज़रा मॉडिफाइड बेहतर फॉर्म के अंदर जो है एज अ गो टू स्टेटमेंट जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसकी कुछ रूल्स आपको बता रहा है। बाय यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ द ब्रेक यू कैन ब्रेक आउट वन और मोर ब्लॉक्स ऑफ द कोड। ब्लॉक बोला जाता है जो भी आपने स्टेटमेंट जो है करली ब्रेसिस के अंदर जो है वो दी होती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट, उसको एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है जावा के अंदर। दीज ब्लॉक्स नीड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ द लूप और स्विच। और वो कह रहा है कि ये ब्लॉक्स जो हैं वो आपके लूप या स्विच का पार्ट होने की जो है इसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। दे कैन बी एनी ब्लॉक। यू कैन यूज अ लेबल ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट from the set of the nested blocks, but you cannot use break to transfer control to the block of the code that does not enclose the break statement। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है, वो कहता है कि आप जो है यू कैन यूज अ लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट फ्रॉम अ सेट ऑफ नेस्टेड ब्लॉक्स। बेसिकली यहाँ ये मिस प्रिंट हो गया, लॉक की जगह ब्लॉक्स की जगह जो लॉक प्रिंट हो गया। वो कहता है कि आप जो है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक से एग्जिट करने के लिए, नेम्ड ब्लॉक या लेबल्ड ब्लॉक से, बट यू कैन नॉट यूज ब्रेक टू ट्रांसफर कंट्रोल टू द ब्लॉक ऑफ द कोड। लेकिन आप इसका ये यूज़ नहीं कर सकते गो टू की तरह कि किसी ब्लॉक के अंदर वो चला जाए। ब्लॉक से निकल तो सकते हैं, ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते ब्रेक स्टेटमेंट से। इसके बाद हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट है दैट इज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट हैज़ 2 यूजेस। ब्रेक स्टेटमेंट जो हमारी 3 तरह से यूज़ होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह से यूज़ होती है। पहला जो यूज़ है उसका ए, इन लूप, इन while and do while loops a continuous statement causes control to be transferred directly to the conditional expression that controls the loop. In a for loop, control goes first to the iteration portion of the for statement and then to the conditional expression. For all 3 loops any intermediate code is bypassed। जी, यहाँ ये बताया जा रहा है कि in while and do while loop a continuous statement causes control to be transferred directly to the conditional expression। अगर आप while loop यूज़ कर रहे हैं और आप do while loop यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों लूप्स के अंदर अगर आपने कोई ब्रेक कंटिन्यू की स्टेटमेंट दे दी तो क्या होगा, कंट्रोल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कंडीशनल एक्सप्रेशन की तरफ, कंडीशन की तरफ चला जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यू को यूज़ किया फॉर लूप के अंदर तो फिर आपका कंट्रोल जो है वो चला जाएगा आपके आइट्रेशन वाले पोर्शन जहाँ पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो कंडीशन की तरफ जाएगा। तो ये थोड़ा सा दोनों के अंदर फ़र्क है। कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल और डू वाइल के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट होती है और फॉर लूप के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। फॉर ऑल 3 लूप्स एनी इंटरमीडिएट कोड इज़ बाईपास्ड। अब ये बताया जा रहा कंटिन्यू क्या करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो बाकी जो कोड होता है उसको बाईपास कर देती है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये हमें। और जो सेकंड यूज़ है कंटिन्यू का वो है एज विद द ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू में स्पेसिफाई अ लेबल टू डिस्क्राइब विच एनक्लोजिंग लूप टू कंटिन्यू। कंटिन्यू और उसके आगे आप कोई लेबल दे देते हैं तो इस तरह गो टू स्टेटमेंट होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से आप किसी
ब्लॉक को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप जो है उसको कंटिन्यू के स्टेटमेंट से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है यूज़ जंप स्टेटमेंट, जो हमारे पास थर्ड है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जब आपकी किसी फंक्शन या मेथड से जो है आप रिटर्न होना चाहते हैं कॉलर की तरफ, मतलब कॉलर के कोड की तरफ एग्जीक्यूट जाना चाहते हैं वापस, तो वहाँ पर जो है रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। और मोस्टली रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जब आपने किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो रिटर्न भी एक जंप स्टेटमेंट है जो आपके फंक्शन से आपको वापस जो कॉलर फंक्शन होता है उसमें ले जाती है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास जंप स्टेटमेंट का पहला यूज़ आपके सामने है और वो है ब्रेक स्टेटमेंट। और ब्रेक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि हमने यूज़ की हुई है स्विच के स्ट्रक्चर के अंदर। स्विच स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने केस को ब्रेक कराने के लिए हम ब्रेक का कीवर्ड देते हैं। अगर हम ये ब्रेक ना दें तो मल्टीपल केसेस जो है वो आगे एग्जीक्यूट होते जाएंगे। सेकंड हमने जो बात की, हमने कहा कि लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट जो है लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, मैंने यहाँ पर इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो फॉर लूप के अंदर लिया हुआ है। बेसिकली मैं 1 से 10 तक जो है काउंटिंग जो है वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, इफ़ m इज़ इक्वल टू 5 देन ब्रेक द लूप व्हेन m इज़ 5। तो बेसिकली होगा ये कि जैसे ही हमारे पास m की वैल्यू 5 होगी आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ब्रेक के आगे जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट आउट की, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लूप जो है वो लूप से आगे जो भी स्टेटमेंट होंगी, मतलब कंट्रोल जो आपका इस जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कि ये पूरा बिल्ड हो रहा है। जी, आउटपुट आप देखें, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के अंदर आ रहा है 1 2 3 एंड 4। जैसे हमारी वैल्यू 5 हुई हमारा लूप ख़त्म हो गया, वो 10 तक उसने आगे जो है वो प्रिंट आउट नहीं किया। तो जब भी आपने किसी लूप से बाहर जाना होता है वहाँ पर आप जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट, अगर मैं इसको कंडीशन के साथ ना देता तो ये फर्स्ट टाइम ही ब्रेक हो जाता। तो हम चाहते ये हैं कि जब वैल्यू 5 हो तो ब्रेक हो। जी, हमने सेकंड ब्रेक का थर्ड यूज़ पढ़ा कि यूज़ एज अ सिविलाइज फॉर्म ऑफ गो टू। जब हम किसी ब्लॉक से बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। अब हमारे पास देखें कि हमने 3 ब्लॉक बनाए। फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ। सेकंड ब्लॉक है हमारे पास, इसको हमने लेबल दिया हुआ है और ये हमारा ये ब्लॉक है, यहाँ इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। और हमारे पास फिर एक इनक्लोजिंग ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है वो थर्ड ब्लॉक है। अब थर्ड ब्लॉक जो है उसके अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर जो है हम जो एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं बिफोर द ब्रेक, उसके बाद हम एक वेरिएबल टी ले रहे हैं और फिर ब्रेक कर रहे हैं सेकंड को और फिर एक मैसेज प्रिंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह से जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर थर्ड ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हैं और साथ में जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट है दिस वांट एग्जीक्यूट। इसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास सेकंड ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट है दिस इज़ आफ्टर सेकंड ब्लॉक। अब ब्रेक हम कहाँ कर रहे हैं, देखें हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है ट्रू फॉर कंडीशन या फॉर कंट्रोलिंग। हमने उसको वैल्यू साइन की है, ये टी का नाम का वेरिएबल लिया और उसको हमने वैल्यू साइन कर दी ट्रू। हम जो है उसको चेक कर रहे हैं थर्ड ब्लॉक के अंदर। अब कंट्रोल हमारा किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, पहले फर्स्ट ब्लॉक, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, हमारी ये पहली स्टेटमेंट बनती है बिफोर ब्रेक, ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद कंडीशन क्योंकि हमने ट्रू असाइन की हुई है तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा सेकंड ब्लॉक को। और यहाँ आगे कमेंट के अंदर मेंशन है ब्रेक आउट ऑफ द सेकंड ब्लॉक, कि वो सेकंड ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि सेकंड ब्लॉक के अंदर ये वाली स्टेटमेंट थी,
ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वो इससे आगे, और वो आगे स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा है कि हम थर्ड से निकले, सेकंड को ब्रेक करके हम फर्स्ट में आ गए। जो उसके इनक्लोजिंग ब्लॉक होते हैं, जो उसके अंदर आप नेस्ट कर रहे होते हैं, वो वाले ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। अंदर वाले ब्लॉक से निकल के जो उसके बाहर वाला ब्लॉक था, हम उसकी तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास मैसेज आना चाहिए दिस इज़ आफ्टर सेकंड ब्लॉक। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी एग्जीक्यूशन आती है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहला मैसेज है बिफोर ब्रेक, और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, ये जैसी ट्रू हुई तो हमारा सेकंड ब्लॉक जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाली स्टेटमेंट दिस वांट एग्जीक्यूट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, हम सेकंड्स को ब्रेक करके बाहर चले गए। सेकंड के बाद जो हमारा वो फर्स्ट ब्लॉक था, तो हमारा कोड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ और उसने ये वाला आउटपुट जो है हमें दे दिया। तो इस तरह से आप जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जावा के अंदर ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए। अब हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या करती है। जी, यहाँ कोड के अंदर आप 1 से लेकर 5 तक जो है वो काउंटिंग कर रहे हैं, और आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है इफ़ m इज इक्वल टू 3, कि जैसे ही m की वैल्यू 3 हो कंटिन्यू हो जाए। स्किप प्रिंटिंग फॉर 3, कि आपका 3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, उससे आगे चला जाएगा। तो कंटिन्यू क्या करती है, कंटिन्यू के आगे जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि हमारी आइट्रेशन जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर चली जाती है। तो इसको अगर हम आउटपुट देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 जैसे ही आया हमारा वो 3 वाला प्रिंट नहीं हुआ, ये वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई, और हमारा कंट्रोल चला गया अगली आइट्रेशन के ऊपर। जैसे ही वो अगली आइट्रेशन के ऊपर गया तो हमारा जो है वो प्रिंट हुआ 4 और उसके बाद 5। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, वो करंट आइट्रेशन को स्किप करके अगली आइट्रेशन की तरफ जो है हमें ले जाती है। तो करंट आइट्रेशन 3 थी, वो स्किप हो गई और हम उसे आगे वाली आइट्रेशन 4 की तरफ चले गए, और फिर हमने अपना लूप जो है वो कंप्लीट किया। तो जहाँ पर आप स्किपिंग करना चाहते हैं वहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये थी कुछ हमारे पास जावा की बेसिक्स। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।